क्लास 9 फिजिक्स का पहला अध्याय है विज्ञान और मापन। तो हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है विज्ञान की परिभाषा। इस अध्याय में एक विज्ञान किसे कहा जाता है और उसके बाद मापन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में पढ़ना है, जैसे में कि फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई मात्रक। यानी कहने का मतलब मापन की जितनी भी पद्धतियाँ इस धरातल पे मौजूद हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में कुछ बातें हमें यहाँ पे पढ़नी हैं। तो विज्ञान की परिभाषा क्या है? सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? काफ़ी सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 1 2 3 4 क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और जो परीक्षण होता है उसके द्वारा जो रिजल्ट यानी जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे ही कहा जाता है विज्ञान। तो विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। कौन सा? पहला हो गया भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। तो इनके बारे में भी हमें परिभाषा करनी है। भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है और जीव विज्ञान किसे कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान देखिए, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ और उससे समृद्ध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस का संबंध यानी बायोलॉजी के हैं का संबंध सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाओं से है। ये तो हो गई दोनों के बारे में। इसके बाद देखिए भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहला हो गया भौतिकी और उसके बाद हो गया रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी 2 शाखाएं हैं। पहला हो गया पेड़ पौधों से जो संबंधित होता है उसे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहा जाता है, और दूसरा जो विभाग हो गया जीव जंतुओं से संबंधित यानी प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी कहा जाता है। क्या समझ में आया? बायोलॉजी की 2 शाखाएं, एक पेड़ पौधे का अध्ययन और एक जीव जंतुओं का अध्ययन। इसके बाद देखिए किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख अंग हैं। क्या है कि वैज्ञानिक के कार्य करने के तरीके क्या क्या होते हैं? ये 5 होते हैं। घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया प्रक्षेप, ठीक है। इसके बाद संभावित कारणों का अनुमान लगाना। तो ये वैज्ञानिकों के लिए बताया गया है किस तरीके से वो कार्य करते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला बिंदु। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मापन यानी मेज़रमेंट। विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है। किसी भी राशि के माप के लिए कुछ विशेष मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे में कि लंबाई का क्या है? वो मीटर हो गया, ठीक है। वो मीटर हो गया, लंबाई हो गया मानक राशि और उसका मात्रक हो गया मीटर, तो उसका ठीक है यानी यूनिट हो गया, उसे मापा जाता है। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। जैसे में कि 2 मीटर यहाँ पे है, हमें निकालना है टेबल की लंबाई, तो उस राशि का मात्रक क्या है? मीटर है, तो टेबल कितना है? 2 मीटर हो गया। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम कहते हैं किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 मीटर स्केल को एक सिद्ध के सिरे से सिरा जोड़कर रखने पर वो टेबल की लंबाई के तुल्य होगा यानी बराबर होगा। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण 2 मीटर, 2 × 1 मीटर। तो इसके बाद यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नांकित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला है मात्रक, जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा है संख्यांक। ये बताता है कि दी गई राशि उस मात्रक में कितनी बार शामिल है। जैसे में कि टेबल की लंबाई कितनी है, मान लें कोई व्यक्ति कहे 2, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ये समझ में नहीं आएगा 2 मीटर है, ठीक है, कि 2 गज है, 2 फुट है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर 2 ना कह के सिर्फ मीटर भी कहे, सिर्फ सिंगल मीटर, तो भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। कितना मीटर है ये भी स्पष्ट नहीं होता, इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। 2 और मीटर यानी उस राशि का परिमाण और उस राशि को के साथ जो उसका मात्रक है उसके साथ तुलना किया जाता है। जैसे पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है? कोई व्यक्ति का है 300, तो क्या समझ में आया? 300 मीटर है, 300 किलोमीटर, ये स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर वो बोले किलोमीटर तो भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों साथ बोलना होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला है मात्रक यानी उस राशि को व्यक्त किया गया उस मात्रक में, ठीक है, और दूसरा है संख्यांक। जैसे में कि यहाँ पे देखिए उस राशि को व्यक्त किया गया है लंबाई के मीटर में, ये मात्रक हो गया, और उसका संख्यांक ये मान हो गया यानी 2 मीटर हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों का आवश्यक है, उस राशि का मात्रक चाहिए और उसका संख्यांक मान चाहिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे। इसके बाद देखेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सारी भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? आधारी राशियाँ, और एक बात ध्यान रखनी है, इसे मूल राशियाँ भी कहा जाता है। आधारी राशि क्या है या मूल राशि क्या है, एक ही बात है। इसके बाद व्युत्पन्न राशि, इन दोनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है परिभाषा। आधारी राशि यानी मूल राशि वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। वास्तविक राशियाँ कितनी हैं? तो वो 7 हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, और ये इसके मात्रक कहे जाते हैं, यानी आधारी मात्रक कहे जाते हैं। आधारी राशि और ये आधारी मात्रक, ये टोटल संख्या हो जाती है 7। ही आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद देखिए व्युत्पन्न राशि, वे है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी इन पर डिपेंड करती है। जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधारी राशियाँ के मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, आयतन के लिए भी पड़ती है, इनके पदों में व्यक्त की जाती है, वो कहलाती है व्युत्पन्न राशि, इन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये दो आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे आगे। तो इसके पश्चात है काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु, मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहला होता है आधारी मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी राशि के मात्रक को कहा जाता है आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये रहा आधारी मात्रक, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। और ये कहाँ से आया? ये आधारी राशि का मात्रक है। ये कौन सी राशि है आप बताइए? ये राशि है आधारी राशि, यानी मूल राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों ही मूल राशि है और इनके मात्रक को कहा जाता है आधारी मात्रक, यानी इनके मात्रक किसी पे डिपेंड नहीं करते। जैसे लंबाई का क्या होता है? तो लंबाई का होता है मीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। समय का क्या होता है? ये होता है सेकंड। तो ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है आधारी मात्रक, आधारी राशि और ये आधारी मात्रक। ठीक है, इसके बाद देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, इसे कहा जाता है वो मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, यानी मूल मात्रक पर निर्भर करता है, अर्थात जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, निकाला जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये व्युत्पन्न मात्रक से, ये व्युत्पन्न राशियों से प्राप्त होता है व्युत्पन्न मात्रक। आयतन क्या है आप बताइए? यहाँ देखिए, ये तो हो गई आधारी राशियाँ, 7 यानी मूल राशि है। इसमें आयतन शामिल है? इसमें आयतन शामिल तो नहीं है। इसका मतलब आयतन और क्षेत्रफल क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है, तो इनका मात्रक जो होगा वो होगा व्युत्पन्न मात्रक। तो आयतन का क्या होता है? तो आयतन का जो फार्मूला होता है, यानी आयतन को व्यक्त किया जाता है, ये रहा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? तो लंबाई का हो गया मीटर, या लंबाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त किया जाता है और ऊंचाई को भी मीटर में व्यक्त किया जाता है। मीटर 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 यानी मीटर घन। तो ये जो मीटर घन निकल के आया ये कहलाता है क्या? व्युत्पन्न मात्रक। तो वैसे ही क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। चौड़ाई का क्या होता है? इसका भी मीटर होता है। तो मीटर भी मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कभी भी क्षेत्रफल निकल के आए तो उसके लास्ट में आप देखिएगा कि मीटर स्क्वायर वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ये कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक और ये कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न राशि के मात्रक कहे जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धतियाँ कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी, उनमें से कुछ निम्नलिखित थी, यानी पुरानी सारी पद्धतियाँ दी गई हैं।
अब प्रयोग में नहीं ली जाती है। अब प्रयोग में क्या ली जाती है, तो वो एसआई मात्रक ली जाती है। जैसे पहला देखिए फुट पाउंड सेकंड पद्धति, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक हो गया फुट। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये सवाल पूछे जाते हैं कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तो आपको आंसर देना है फुट। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा पाउंड, और समय का सेकंड। ठीक है, और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है एफपीएस पद्धति को। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति यानी सीजीएस, तो इसमें लंबाई के मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। इस पद्धति को मीटरी पद्धति कहा जाता है। इसके बाद तीसरा देखिए, ये सारी पुरानी पद्धतियां हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड यानी एमकेएस पद्धति। इसमें लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु। तो इन तीनों पद्धतियों के बाद मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति निकल के आई। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवेरे नाम स्थान पे संपन्न 11वीं तोल एवं माप महासम्मेलन में, ठीक है, यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया जिसमें 6 आधारी मात्रकों की परिभाषित किया गया। और उसके बाद 1970 में संपन्न 14वीं तोल एक माप सम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक जोड़ा गया जिसे मोल कहा जाता है। ठीक है, यानी 1960 में 6 को और 1970 में एक और जोड़ा गया, यानी पदार्थ का परिमाण यानी मोल कहा जाता है। ये रहा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद देखिए इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के कारण इसे संक्षेप में एसआई मात्रक कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखनी है, एसआई मात्रक क्यों कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे ज्यामिति के 2 राशियाँ जो समतल कोण और घन कोण, जो भौतिक राशि नहीं है, इनके मात्रकों को संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया। ये भी बात ध्यान रखनी है। कौन सा, समतल कोण और घन कोण, इसे संपूरक मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये 7 मूल मात्रक राशि हैं, इनको ध्यान दे इनको याद करना है आपको। तो ये रहा संपूरक राशियाँ और इनके एसआई मात्रक। पहला है समतल कोण, इसका होता है रेडियन, संक्षेप ये रहा संकेत। घन कोण स्टेडियम एसआर। इसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मात्रकों को कैसे लिखा जाता है। हिंदी में मात्रकों को संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर से होंगे। इस तालिका 1.1 और 1.2 में दिया गया था। किलोग्राम के लिए किग्राम या मीटर के लिए मीटर इत्यादि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसे नहीं लिखना चाहिए, अंग्रेजी के अक्षर में ही लिखना चाहिए। मात्रकों की अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अतः 1 एम्पियर की धारा लिखना हो तो हमें स्मॉल से लिखना चाहिए, ठीक है, ना कि 1 एम्पियर, तो इसका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये सावधानियाँ दी गई यहाँ पे। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 5 ग्राम लिखना चाहिए, ना कि 5 ग्रामों में ग्राम्स, एस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 5 ग्राम का अर्थ होता है 5 गुना 1 ग्राम। ठीक है, एस नहीं लगाना चाहिए, यानी बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए, मात्रक ग्राम के लिए संकेताक्षर स्मॉल जी लिखना चाहिए, ना कि जीएम। ये सही मात्रक में जीएम का अर्थ होता है ग्राम मीटर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमें ग्राम जी ही लिखना चाहिए। इसके बाद किलोग्राम संकेताक्षर में स्मॉल लेटर के है और केल्विन के लिए बड़ा के। अतः 3 kg लिखने के लिए हमें 3 kg यानी 3 और ये दोनों स्मॉल लिखना चाहिए, ना कि बड़ा, ये गलत हो जाएगा, केल्विन ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ताप के लिए देखिए, ताप का मात्रक केल्विन के पहले यहाँ पे डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अतः 373 डिग्री के लिखना गलत होगा, सिर्फ 373 के लिखना सही है, इसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ मानक राशियों के उपसर्ग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, अंश यहाँ पे उपसर्ग ये रहा मिली और इसका संकेत ये रहा एम से। स्मॉल एम दिखाई पड़े इसका मतलब होता है मिली, 3 के पावर -3। ठीक है, इसे माइक्रो कहा जाता है, 3 के पावर -6, 3 का पावर 3। ठीक है, इसका 10 गुना 10 गुना 10, इसे के किलो। एम बड़ा कैपिटल एम, इसका मतलब मेगा, 10 के पावर 6। तो ये सारे संकेत हैं, ये आपको देख लेना है अपने से। तो यहाँ पे सारे दिए गए हैं।
इसके बाद देखिए विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनके संबंध। किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने के लिए समीकरण और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक, जैसे में कि क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का क्या होता है मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरीके से ये सारे बताए गए हैं, आपको देखना है। इसके बाद आयतन को परिभाषित करके इसका मात्रक प्राप्त किया गया है। आयतन का होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इनका मात्रक होता है मीटर, मीटर और मीटर, यानी मीटर घन हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर घन हो गया। तो आयतन के अन्य सारे भी मात्रक होते हैं जो अन्य उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे मिलीलीटर हो गया, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर घन में इसे बदला गया है। 1 सेंटीमीटर घन में कितने मिलीमीटर, 10 10 10, 1000 मिलीलीटर घन, इसे कहा जाता है 10 के पावर 3 मिलीलीटर घन। ठीक है, ये सारे समान इसी। इसके बाद देखिए घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का मात्रक लिखा जाएगा और आयतन का मात्रक लिखा जाएगा। तो इसका आ गया किलोग्राम मीटर घन। घनत्व का ऐसा ही मात्रक ये रहा। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ताप और ऊष्मा के मात्रक। तो ताप और ऊष्मा के मात्रक मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों में ताप या तापमान के मात्रक के लिए केल्विन मापदंड का व्यवहार किया जाता है। इस मापदंड के लिए बर्फ़ के गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। जल के क्वथनांक का मान कितना होता है केल्विन में, 373 के। यानी केल्विन में बर्फ़ कितने पे गलता है, 273 के पे, और इस पानी कितने पे खौलता है, 373 के पे। ये भी ध्यान रखना है। इस बीज की लंबाई को कैल्शियम मापदंड जैसा ही 10 के बाद 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है, इसे 1 बन के लिखा जाता है। अतः बर्फ़ का गलनांक सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 273। यहाँ पे देखिए 273 के बराबर हो जाएगा। और जल का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सभी जानते हैं। और ये केल्विन में हो जाएगा, 373 के हो जाएगा। तो ये सारी बातें जब हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे सेल्सियस से केल्विन में बदलना, तो वहाँ पे ये सारे प्रयोग में आएंगे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, यही बात, और ये दोनों आपको याद रखनी है। तो इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस केल्विन में परिवर्तित करें। हमें परिवर्तित करना है किसमें, सेल्सियस में। तो पहला है 300 के। तो 300 के तो हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी बर्फ़ का जमना होता है 273 के, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो 300 के है, तो हम घटा देंगे कितना, 273 को घटा देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा क्या, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 300 के 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया। तो इसी तरीके से 573 केल्विन को हमें क्या बदलना है, सेल्सियस स्केल में, तो इतना हमें माइनस कर देना है 273 के। और ठीक इसके अपोजिट देखिए, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित करें। तो केल्विन में हमें ऐड करना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर है, तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में बदलना है, तो 273 ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो ये केल्विन में आ जाएगा। तो यही सारे न्यूमेरिकल दिया गया है, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसकी, गणना की, बदलने की, तुलना की, अंतर स्पष्ट करने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलना करने की। उस राशि के मात्रक से और संख्यात्मक मान द्वारा तुलना किया जाता है। इसके बाद किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मात्रक और संख्यांक दोनों ही आवश्यक है। जैसे में कि टेबल की लंबाई कितनी थी, 2 मीटर थी, 2 और मीटर दोनों। एसआई मात्रक में कितनी आधारी मात्रक है, एसआई मात्रक में कितनी आधारी मात्रक हैं, तो कितने हैं आप बताइए। तो आधारी यानी मूल मात्रक है 7। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, कौन सी, द्रव्यमान तो आधारी राशि है, समय भी आधारी राशि है, विद्युत धारा भी आधारी राशि है,
वेग आधारी राशि नहीं है। वेग को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ख इसका आंसर हो जाएगा। 1 kg बराबर होता है, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आप बताइए? तो 1000 ग्राम होते हैं। तो इन सब का सल्यूशन आपके बुक में दिया गया है, ये आप इसे समझ सकते हैं। और अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो आपको सर्च करना है विज्ञान और मापन लघु उत्तरीय प्रश्न डिजिटल स्टडी 24, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।